ये एक बात है, लड़कों को सोचना चाहिए कि मतलब लैट्रिन करने तो लैट्रिन करने तो फ्लश चालू करते हैं, तो सोचना चाहिए नहीं, मतलब फ्लश चालू करना चाहिए था ना, कोई भी गया ये गलत बात है। डिलीट करें तो दिखाते ना। अरे रिसेंटली ना वो डिलीट मीडिया डायरेक्ट कर दिए थे व्हाट्सएप से। वीडियो कॉल आया था उधर से ये भी मंगल को नहीं था मारेंगे ना तो गणिया फाड़ देंगे रात को भी छोड़ दे सब। चलो जल्दी से जाओ यार, मेरा मतलब सामान बताओ। हमको तो फोन किए 12 बजे तो 45 मिनट दिया। हम भी सो गए 12 बजे। चलो मतलब दे रहे हैं क्या चाहो मंगवा लो, खाली करोगे अभी लेट ना करो, 8 से 10 बीच में है, चले जाओ। जरा चाय खत्म हो जा रहा है, 8 बजे जाने पे थोड़ा पहले जाना पड़ेगा भाई यार। फिलहाल मेरे को नहीं जानता कितना बजेगा, 6 बजे पहुंचना पड़ेगा, कैसे उठे 7:30 बजे। ये कौन आ गया है? पूरे आदमी क्या तबीयत कितनी खराब हो सकता है, आयरन मैन है। चाहिएगा सर ये हो गया। मेरे कुछ पढ़ा मत करा है, मैं वैसे लगाता हुआ लग जाता है। अरे तू नंबर डायल करो ना, यही जगह तो डाल ले। बहुत इसके बाद तुम्हारा खत्म हो गया। कौन सा आके पहले दिन खत्म हो गया। सब शांत रहेगा कि बोलेगा भाचा भाचा। जैसे सब आया था उस दिन में 4-5 लोग थे, ये खाना मंगाए थे उस दिन में, रात को भी खाए हैं। बोलता है चलो कौन आ गया है? फिजिक्स क्लास में केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? आज केमिस्ट्री का है, फिजिक्स नहीं है, खत्म हो गया फिजिक्स। फिजिक्स खत्म हो गया। आप नहीं खाना बनाते हैं कि मेस में जाते हैं खाने के लिए? मेस में जाते हैं खाने के लिए, मेस बनाते हैं आप टिफिन आता है।
कब जाओगे तुम? सुबह चले जाओ, लेके आ जाओ, क्या सही रहेगा ना। मुन्ना मैम उनको पूरा मेरे देना दीजिए, पूरे साल का। पूरे साल का दे दीजिए। ऐसे ना दी तो कहे कि नहीं, पूरे साल का हो जाएगा तो लाएंगे। 3-4 महीने देगा तो ठीक है। पूरे साल का दे देगा यार। देखो एक दे रहे हैं, 2 महीना हमको लग रहा है चल जाएगा। 3 2 टाइम सीपीयू कहीं शुरू हो जाएगा तो घर पहुंचवा देंगे सर। पहले फिर तो फिर सर क्या करा था कि सीपीयू शुरू हो जाएगा तो बोले सर हम अपने घर चले जाते हैं, तो मुझे पता है कितना पैसा लगा इसे पोस्ट ऑफिस जगह को अगले रह जाओ आओ तो पता है मतलब इनकम मटेरियल का जो है यहाँ पर यहाँ से कपड़ा मेरे पास रिजेक्ट कपड़ा ये तो है, लेकिन छोटा पड़ेगा। हो गए हाँ। अबे तो यहाँ से अगर भिजवाएगा तो वैसे ही भिजवाएगा और क्या। पोस्ट ऑफिस से अगर भिजवाएगा तो 1 सप्ताह लगेगा, 1 सप्ताह लग जाएगा। ऑफिस में काफी बढ़िया है। हेलो बेटा, मैसेज करके बताना आप लोग सुन रहे हो मुझे। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपका मैसेज आ रहा है। अब मुझे बताना, स्क्रीन दिख रहा है जो जिस पे मैं लिखूंगा, वो स्क्रीन दिख रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
तो शुरू करते हैं पढ़ाना। मे भी कभी कभी थोड़ा इशू आए, कल से ठीक हो जाएगा। नेट का थोड़ा सा स्पीड का इशू आ सकता है, तो कल से ठीक हो जाएगा ये चीजें। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो अब आप मैसेजिंग बंद कर दीजिए। हाँ, तो मैसेजिंग मैं अब बंद कर देता हूं, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, वेरी गुड। ऐसे कर दो, ठीक है, रोटेट कर दिया। आइए देखिए। हाँ, चैट को मैं ऑफ कर दे रहा हूं। उसके बाद बीच में हो सकता है अगर कभी नेटवर्क का इश्यू आए तो पेशेंस रखना, भागना मत, है ना। अब पढ़ाना शुरू करते हैं। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, हीट ऑफ ए रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। डिफिनीशन लिख रहा हूं मैं कि इट इज चेंज इन एंथैल्पी। सबसे पहले एक टर्म आता है एंथैल्पी चेंज, एक टर्म आता है एंथैल्पी चेंज, और इसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच से। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज। अब मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन, इट इज चेंज इन एंथैल्पी, it is change in enthalpy when quantities of substances indicated by a balanced chemical reaction is completely reacted. चेंज इन एंथैल्पी का मतलब यही हुआ, हीट एक्सचेंज। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब यही हुआ, हीट एक्सचेंज। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब हुआ हीट एक्सचेंज। हाँ, मैं विमल सर ही हूं। मे भी कुछ इशू आया होगा, तो मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए। मुझे आप एक चीज बताओ कि जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना? हाँ, विजुअल है आप सर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है, तो आप आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूं। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है बेटा हीट एक्सचेंज। एंथैल्पी चेंज का, मैं म्यूटेड कहाँ हूं? हद हो यार।
मैं कहाँ म्यूटेड हूँ दोस्त? नहीं हूँ म्यूटेड यार। अरे यार मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लैपटॉप का नेट मेरा वीक है और टैब का नेट मेरा दो सिस्टम है, तो लैपटॉप के कारण लैपटॉप में क्या होता है, कभी कभी मैं नहीं दिखता हूँ। अगली क्लास से ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, चैट मैं बंद कर देता हूँ, कुछ पूछता हूँ इसलिए चैट करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? ये बताओ बस। हाँ बस मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा जो नेट का स्पीड है लैपटॉप का जिससे फोटो जाता है उसका कम है, और मेरा टैब का स्पीड अच्छा है, ये खराब नहीं होगा। तो अगली क्लास से मेरा चेहरा दिखेगा। हेलो, मेरी आवाज अब सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज अभी सुनाई पड़ रही ना? यस, वेरी गुड। टॉपिक पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है अभी। टॉपिक पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं अब आपको म्यूट कर रहा हूँ। सो देखिए, इंथैल्पी चेंज क्या है? यह है हीट एक्सचेंज। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। उस एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हीट एक्सचेंज बोलते हैं या इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा डिफिनेशन, इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस इंडिकेटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिएक्टेड। इसका मतलब है कि मान लो कि एक रिएक्शन है N2, मान लो कि एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। सो अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा, मींस 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ पूरी तरह रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाएगा, तो जो इंथैल्पी चेंज इसका डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होगा, मान लो कि ये -44 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन कितना परसेंट हो रहा है। रिएक्शन हो सकता है 5% ही हो, 10% ही हो, लेकिन ये जो डेल्टा एच लिखा हुआ रहता है वो रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने का लिखा रहता है। देखो यहां लिखा हुआ है कंप्लीटली रिएक्टेड, 100%, 100% रिएक्टेड। सो फिर से सुनिए मेरी बात, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के होने से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, और उसे बोलते हैं इंथैल्पी चेंज या हीट एक्सचेंज। अब देखिए, अगर डेल्टा एच जैसे एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3, तो ये रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। मान लो ये रिएक्शन 10% होता है,
लेकिन जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब लिखते हैं वो 100% कंप्लीट होने का लिखते हैं। ऐसे समझो कि जब ये 10% रिएक्शन हुआ तो साइंटिस्ट ने चेक किया कि 4.4 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो 100% पर निकालेंगे तो वो 4.4 से 44 हो जाएगा और उससे 44 लिखेंगे। मीन जब भी डेल्टा एच लिखते हैं तो रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने का लिखते हैं। जब भी डेल्टा एच लिखते हैं तो वो रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने का लिखते हैं। अब देखिए जरा सा, इफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच लेस देन 0, इट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज, इसका मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। If delta H is greater than 0, this implies reaction is endothermic, that is energy is absorbed. Energy is absorbed. कुछ बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं माइक ऑफ है, मुझे एक बार चैटिंग से बताइए तो कि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है आपको? ऑल फाइन है, फिर क्यों मुझे मैसेज कर रहे हो यार? ऑडिबल, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल फाइन है। एक दो बच्चा जिसका नेट का प्रॉब्लम होगा उसको नहीं आ रही होगी, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे 4-5 कॉल आ चुके हैं। वेरी गुड, स्क्रीन वीडियो ऑडियो सब आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जब कोई रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, उसे ही बोलते हैं एंथैल्पी चेंज या हीट एक्सचेंज। अब कोई रिएक्शन है उसके बगल में डेल्टा एच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से जब वो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा, जब वो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन 1 है, ये वाला, ये है रिएक्शन 1। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, then sign of delta H is changed। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दें, that is if reaction 1 is reversed, if reaction 1 is reversed, then जैसे रिएक्शन 1 को रिवर्स कर रहे हैं, 2NH3 से बना रहे हैं N2 + 3H2, तो पहले डेल्टा H कितना था? 44 था। तो अब डेल्टा H, सॉरी, पहले डेल्टा H -44 था,
तो अब डेल्टा एच प्लस 44 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें कि इफ रिएक्शन 1 is multiplied by 2, तो रिएक्शन 1 क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिएक्शन 1 है N2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N2 प्लस 3H2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6H2 से 2NH3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4NH3। जो इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा वो पहले होता था -44, अब हो जाएगा -2 इंटू 44 बराबर -88 किलो जूल पर मोल। सो मैं ये कह रहा हूं, फिर से एक बार मेरी पूरी बात सुनिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे हीट एक्सचेंज या एंथैल्पी चेंज बोलते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। किसी रिएक्शन का डेल्टा एच उस रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने का दिया हुआ होता है। मींस ऐसा नहीं रिएक्शन होता होगा, हो सकता है 10%, रिएक्शन होता होगा, हो सकता है 10%, बट वो लिखा होता है 100% कंप्लीट होने का। शायद मेरा वीडियो भी अब आपको दिख रहा होगा। तो रिएक्शन होता होगा शायद 10%, लेकिन या 50% रिएक्शन होता होगा, बट जो डेल्टा एच लिखा होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 50% होने पे मान लो 22 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, तो रिएक्शन का डेल्टा एच -44 लिखेंगे, क्योंकि 50 होने पे -22 हुआ, तो 100% होने पे -44 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो पहली बात तो ये हुआ कि रिएक्शन के 100% कंप्लीट होने का डेल्टा एच लिखा होता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन इंडोथर्मिक है, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। और अगर डेल्टा एच निगेटिव है इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मींस एनर्जी रिलीज हुई है। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। इसको भी मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is greater than energy of reactant. So ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि अगर रिएक्शन को आप उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा। और तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि उस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे बस आप ये बताओ, एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूं, और मुझे आप ये बताओ कि आपको मेरी बात इतनी समझ में आई या नहीं आई। डेल्टा एच क्या है ये समझ में आया या नहीं आया, प्लीज बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं ऑफ कर रहा हूं चैट को। एक बच्चा रिपीट भी लिखा है, हमने 4-5 बार रिपीट किया है, बट एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। उस एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज और हीट एक्सचेंज। तो पहले मैंने लिखा एंथैल्पी चेंज का मतलब हीट एक्सचेंज। अब डिफाइन किया कि इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस इंडिकेटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिएक्टेड।
फिर मैंने कहा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया। लेकिन कैसे पता चला कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो डेल्टा एच अगर निगेटिव होगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। देखिए मैं फिर से डिलीट करके लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। आप चूंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से डिलीट करके लिख रहा हूं कि इफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, this implies reaction is exothermic, that is energy is released, और एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, and energy of product is less than energy of reactant. देखिए डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो यहां से आया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो आप देखो, मैं इस फॉर्मूला को लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होगा बेटा रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, दैट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी घट जाएगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब and energy of product is greater than energy of reactant। और क्लियरली लिख दिया मैंने ये पॉइंट को, और कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स देन साइन ऑफ डेल्टा एच इज चेंज। रिएक्शन को उल्टा कर दीजिएगा तो जो डेल्टा एच पहले निगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। और मैंने कहा कि अगर रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस रिएक्शन के डेल्टा एच में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हेस लॉ। हेस लॉ जो है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो दैट इज हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब लॉ क्या है? तो एक सिंगल लाइन है इसका लॉ का कि हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा एच ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट
at a given P and T, no matter the reaction takes place in a single step or several steps. लॉ कहता है कि हीट एक्सचेंज of a chemical reaction is always constant at a given P and T. At a given P and T. Heat exchange of a chemical reaction is always constant at a given P and T, no matter the reaction takes place in a single step or several steps. हम आपको पढ़ा रहे हैं हेस लॉ। हेस लॉ पढ़ा रहे हैं तो मैंने एक पॉइंट बताया कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। अब देखिए, मैंने कहा कि हीट एक्सचेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी केमिकल रिएक्शन का हीट एक्सचेंज हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है एक गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप्स में हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे एक रिएक्शन करा रहे C+O2 से CO2, हमने एक रिएक्शन कराया C+O2 से CO2, ये पहला रिएक्शन है और मान लेते हैं कि इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। अब इस रिएक्शन को हम, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में करते हैं। जैसे देखो, हमने किया C+½ से CO, ये रिएक्शन 2 है, इसका एंथैल्पी चेंज मान लो डेल्टा H2 है। एंथैल्पी चेंज मतलब जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, हीट एक्सचेंज। अब फिर CO को फर्दर रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, CO+½ से CO2, ये रिएक्शन 3 है और इसे डेल्टा H3 लिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि रिएक्शन 2+3, 2 और 3 को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये और ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा C+½ O2 से CO2 बनेगा और ये वापस आ गया रिएक्शन 1, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। इसका क्या मतलब है कि 2 और 3 जोड़ने से फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है, 2 और 3 जोड़ने से फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो सेकंड और थर्ड रिएक्शन के डेल्टा H का समेशन होगा। दैट इज डेल्टा H1 ये बराबर हो जाएगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कहां से आया ये? फ्रॉम हेस लॉ, फ्रॉम हेस लॉ। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि हेस लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हम एक रिएक्शन कराए एक स्टेप में C+O2 से CO2, पहला ये रिएक्शन है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में करा रहे हैं, इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में करा रहे हैं। दोनों स्टेप इस 2 लाइन के बीच में लिखा हुआ है, C+½ से CO और CO+½ से CO2, और इन दोनों स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को जोड़ दे रहे हैं। देखें कि जब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो स्टेप 1 आ जाता है और स्टेप 1 का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, स्टेप 2 और 3 का जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 और डेल्टा H3 है। तो चूंकि 2 और 3 को जोड़ने से फर्स्ट आ गया है
तो जो फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा H1 होगा वो सेकंड और थर्ड रिएक्शन के डेल्टा H के बराबर होगा, दोनों के समेशन के। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये हेस लॉ समझ में आया या नहीं आया, तो मैंने आपका चैट सेटिंग चेंज कर दिया है। प्लीज बताना हेस लॉ समझ में आया या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मैंने ऑफ कर दिया आपका नेट। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट एनर्जी है लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी बोलते हैं या लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा H लैटिस से। अब इसका डेफिनेशन क्या है ये देखिए। इट इज चेंज इन एंथैल्पी or heat exchange when 1 mole of an ionic solid is formed from 1 mole of an ionic solid is formed from its constituent ion in gaseous state. इसको उल्टा करके भी डिफाइन करते हैं, बट हम अभी ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। By this definition, lattice enthalpy is always negative. By this definition, delta H lattice is always negative. देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज चेंज इन एंथैल्पी। एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसी को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। अगर इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो कि 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाना है, NaCl आयनिक सॉलिड है, सॉलिड लिख देंगे। एक तो सॉलिड लिखेंगे क्योंकि सॉलिड बना रहे हैं, और एक ही मोल बनाना है, 1 मोल बना रहे हैं। अब किससे बनाना है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट आयन से बनाना है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट आयन क्या है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट आयन है Na+ और इसका कंस्टिट्यूएंट आयन है Cl-। बट कह रहा है कि इसके कंस्टिट्यूएंट आयन के गैसियस फेज से बनाना है, तो Na+ गैसियस स्टेट में लेंगे, Na+ गैसियस स्टेट में लेंगे, और Cl- भी गैसियस स्टेट में लेंगे, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसको बोलेंगे डेल्टा H लैटिस, और ये नेगेटिव होगा -780 किलोजूल पर मोल। क्या हुआ, डेफिनेशन समझिए। इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड, पहला बना क्या रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, तो 1 मोल बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, तो उसमें जो आयन है उससे बना रहे हैं, और उसके किस फेज से बना रहे हैं, तो आयन के गैसियस फेज से बना रहे हैं। ये 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। पहला दिमाग में रखना आयनिक सॉलिड बनाना है, दूसरा दिमाग में रखना है 1 मोल बनाना है, तीसरा दिमाग में रखना है किससे बनाना है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन, उस सॉलिड में जो आयन होगा उसी से बनाना है, और उस आयन का फेज क्या लेना है, सॉलिड लिक्विड गैसियस, तो उस आयन का गैसियस फेज सिर्फ लेना है। और इस तरह से डिफाइन करेंगे तो डेल्टा H लैटिस की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। जैसे मान लो कोई और लैटिस एनर्जी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी लिखना चाहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सॉलिड लेंगे, 1 मोल लेंगे,
और आप बताओ किस आयन से बनाएंगे। तो मैग्नीशियम 2+ गैसियस और O2- गैसियस से बनाएंगे। जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे डेल्टा एच लैटिस, और ये निगेटिव होगा। कितना वैल्यू होगा मुझे नहीं पता है, बट ये निगेटिव होगा, मान लो -1250 किलो जूल होगा। अपने मन से ये डाटा लिखा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लो Al2O3 बनाना है, तो सॉलिड स्टेट में बनाएंगे, आयनिक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में बनाएंगे Al2O3। कितना बनाएंगे? 1 मोल बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? तो Al2O3 में आयन कौन है? तो Al3+ आयन है। तो Al3+ को गैसियस स्टेट में लेंगे। और कौन सा आयन है? तो ऑक्साइड आयन है, तो O2- को गैसियस स्टेट में लेंगे। बट Al3+ कितने आयन है? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितने आयन है? तो 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तब Al2O3 1 मोल बन जाएगा। और जो डेल्टा एच लैटिस होगा, ऑफकोर्स ये इससे भी ज्यादा होगा, और ये आएगा मान लो -2000 किलो जूल पर मोल। मैंने लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन किया है, बट कुछ लोग इसका उल्टा भी डिफाइन करते हैं। तो पहले मुझे एक चीज ये बताओ कि लैटिस एंथैल्पी का डिफिनेशन या लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। एक से ज्यादा मोल का होगा, मान लो 2 मोल का बनाएंगे बेटा, तो उसे 2 इंटू डेल्टा एच लैटिस बोलेंगे। डेल्टा एच लैटिस ना बोल के 2 इंटू डेल्टा एच लैटिस बोलेंगे, 2 मोल बनाएंगे तो। एक और बात मुझे बताना, मेरा वीडियो कभी, मेरा चेहरे का वीडियो कभी ऑफ हो जाता होगा, कभी ऑन हो जाता होगा, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑफ ही है। अच्छा, मेरे पास तो वीडियो दिख रहा है। नहीं, ये वैल्यू नहीं याद रखना। अच्छा, कुछ ने बोला ऑन है, कुछ ने बोला ऑफ है। ऑन है वीडियो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, विजुअल, बहुत लोगों ने बोला यू आर विजुअल। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर दे रहा हूं, फिर से सुनिए। मैंने आपको ऑफ कर दिया यार, मैंने पिन किया हुआ है, तो पिन किया हुआ है, मैं समझ जाता हूँ। आप क्या स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दिया हूँ? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ लैटिस एनर्जी। एक बार फिर से समझाता हूं मैं लैटिस एनर्जी को कि 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाना है, उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से बनाना है, और उस आयन को गैसियस स्टेट में लेना है। 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाना है, उसके कंस्टिट्यूएंट से बनाना है, उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से बनाना है, और आयन को गैसियस फेज में लेना है। और ऐसे डिफाइन कीजिएगा तो डेल्टा एच लैटिस हमेशा नेगेटिव होगा। और बहुत सारे केसेस में आप क्वेश्चन में देखिएगा कि डेल्टा एच लैटिस पॉजिटिव दिया हुआ है, उस केस में डिफिनेशन इसका उल्टा लेते हैं। बहुत सारे बुक को लैटिस एनर्जी ऐसे ही डिफाइन करता है जैसे मैंने बताया है, बट बहुत सारा बुक इसका उल्टा डिफाइन करता है, तो वो डिफिनेशन भी मैं लिख देता हूं। और it is change in enthalpy when 1 mole of an ionic solid
is completely converted into gaseous ion। देखिए मैंने जस्ट डिफिनेशन को बदल दिया। पहले गैसियस आयन से 1 मोल सॉलिड बनाते थे, अब उल्टा कर दिया कि नहीं 1 मोल सॉलिड को तोड़ना है गैसियस आयन में। तो कुछ बुक ऐसे भी डिफाइन करता है, जो बुक ऐसे डिफाइन करता है उसका लैटिस एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो बुक पहले जैसा डिफाइन करता है उसका लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तय बात है अगर रिएक्शन उलट देंगे तो डेल्टा एच ऑफ कोर्स साइन चेंज हो जाएगा। मींस NaCl सॉलिड लेंगे 1 मोल और ये Na प्लस गैसियस हो जाएगा प्लस Cl माइनस गैसियस हो जाएगा, और इसका डेल्टा H लैटिस होगा। अब ये प्लस में आएगा, अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो डेल्टा H लैटिस प्लस में आएगा और ये होगा प्लस 780 किलो जूल पर मोल। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा पहला वाला डेफिनेशन यूज करता हूं और हमेशा डेल्टा एच लैटिस को नेगेटिव ही लिखता हूं, और अगर क्वेश्चन में कभी कभी पॉजिटिव दिया हुआ रहता है तो तब भी मैं पहला वाला डेफिनेशन ही यूज करता हूं और डाटा को पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव लेता हूं। इन दिस डेफिनेशन delta H lattice is always positive। एक बार फिर से सुनिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लैटिस एनर्जी उल्टा भी डिफाइन करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाते हैं उसके गैसियस आयन से बनाते हैं। अब मैं कह रहा हूं नहीं, 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं तो गैसियस आयन में तोड़ते हैं। तो तय बात है पहले एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो गया। रह गई बात मैं करता क्या हूं, कौन सा लैटिस एनर्जी यूज करता हूं, तो पहला डेफिनेशन वाला हमेशा यूज करता हूं। और क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी कभी निगेटिव गिवन होता है, कभी किसी और क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन होता है। मैं हर केस में निगेटिव ही ले लेता हूं, पॉजिटिव गिवन होता है तो अपने मन से उसे निगेटिव बना के ले लेता हूं। सो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको लैटिस एनर्जी का। अब सवाल उठता है कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो पहला फैक्टर है कि डेल्टा एच लैटिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q प्लस इंटू Q माइनस के। Q प्लस क्या है, तो Q प्लस है चार्ज ऑन केटायन और Q माइनस क्या है, तो Q माइनस है चार्ज ऑन एनायन। तो Q प्लस है चार्ज ऑन केटायन और Q माइनस है चार्ज ऑन एनायन। जैसे कोई भी लैटिस एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड का ही होगा ना, तो आयनिक कंपाउंड का ही होगा तो चार्ज ऑन केटायन और चार्ज ऑन एनायन होगा। जैसे NaCl में चार्ज ऑन केटायन 1 हो गया और चार्ज ऑन एनायन भी 1 हो गया, है ना। तो 1 into 1 पे डिपेंड करेगा। MgO में दोनों 2-2 हो गया तो 2 into 2 पे डिपेंड करेगा। तो लैटिस एनर्जी चार्ज ऑन केटायन और चार्ज ऑन एनायन के प्रोडक्ट का, के गुणनफल का प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है कि डेल्टा एच लैटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R प्लस R माइनस। R प्लस क्या है, तो R प्लस है रेडियस ऑफ केटायन और R माइनस है रेडियस ऑफ एनायन। R प्लस है रेडियस ऑफ केटायन और R माइनस है रेडियस ऑफ एनायन।
मीन्स डेल्टा एच लैटिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर आयनिक डिस्टेंस को, दोनों को मिलाकर R प्लस प्लस R माइनस को मिलाकर बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। जैसे मान लो कि ये Na प्लस है और मान लो कि ये Cl माइनस है, तो Na प्लस और Cl माइनस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे बोलेंगे R प्लस प्लस R माइनस, इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा? तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और साइज पे डिपेंड कर रहा है, या इसी को साइज बोल रहे हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस को ही साइज बोल रहे हैं। तो चार्ज और साइज में डोमिनेट करता है चार्ज। हम पहले चार्ज देखेंगे और चार्ज से बताएंगे कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा या कम है। अगर चार्ज सेम होगा तो साइज देखेंगे। सो in case of charge and size, in case of charge and size, charge dominates, चार्ज और साइज में देखेंगे तो चार्ज डोमिनेट करता है। मीन्स हम चार्ज पहले देखेंगे, साइज तब देखेंगे जब चार्ज सेम होगा। अब ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार मुझे बताइए, मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। मुझे बताइए कि ये समझ में आया या नहीं आया। मैंने सेटिंग चेंज कर रहा हूं मैं, आ गया समझ में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए मैं फिर आपका बंद कर दिया मैंने। सो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है और इसी दो फैक्टर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम पहले एक एग्जांपल दे देते हैं और उस एग्जांपल के बाद आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। एग्जांपल LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और CHCl है। तो इसमें चार्ज सब में सेम है, 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1। चूंकि चार्ज सेम है तो अब साइज देखेंगे तो हमें पता है एनायन का भी साइज सबका सेम है, सब में क्लोराइड आयन है तो एनायन का भी साइज सेम हो गया। केटायन में Li प्लस सबसे छोटा है, तो जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो ये ऑर्डर आएगा। और कैसे देखें? तो साइज से देखें। कैसे देखें? साइज से देखें। क्यों साइज से देखें? क्योंकि चार्ज सब में सेम था। शायद आपको पहला समझ में आ गया। फिर से पहला समझा देता हूं एक बार कि हमने सबसे पहले चार्ज देखा तो देखा सब पे चार्ज सेम है। केटायन पे +1 है, एनायन पे -1 है। सब चार्ज का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1:1, माइनस के साथ नहीं लिखते हैं माइनस चार्ज को, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो 1:1 सब में 1:1 आ रहा है, मीन्स 1 आ रहा है। अब साइज देखेंगे तो सब में एनायन सेम है, सब में क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन का साइज सेम। तो अब केटायन का साइज देख लेते हैं। केटायन में Li प्लस सबसे छोटा है तो साइज छोटा होता है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। Li प्लस से बड़ा है NaCl, Na प्लस, तो Na प्लस का जो साइज है चूंकि Li प्लस से बड़ा है तो इस NaCl की लैटिस एनर्जी LiCl से कम होगी, एंड सो ऑन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, LiCl एंड BeCl2 ले लेते हैं। LiCl एंड BeCl2 ले लेते हैं। अब हम इसमें देखिए चार्ज,
1:1 केटायन पे 1 चार्ज है, एनायन पे -1 चार्ज है, 1:1। इसमें केटायन पे 2 चार्ज है और एनायन पे 1 चार्ज है। क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन पे 1 चार्ज होता है। तो एक जगह 1:1 आ रहा है और एक जगह 2:1 आ रहा है। चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। कहां से देखें? चार्ज से देखें, लैटिस एनर्जी ऑर्डर। और एक बात और, डेल्टा एच लैटिस निगेटिव होता हो या पॉजिटिव होता हो, हम इस ऑर्डर को हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हैं, मतलब पॉजिटिव लेके कंपेयर करते हैं। जिसका सबसे ज्यादा बड़ा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज नहीं देखते। तीसरा देखिए, Na2O और NaF में कंपेयर करते हैं, Na2O और NaF में कंपेयर करते हैं। तो इस पे चार्ज 1 है और इस पे चार्ज 2 है। इस पे चार्ज 1 है और इस पे चार्ज 1 है, तो Na2O का ज्यादा होगा। कैसे कंपेयर किए? तो चार्ज से कंपेयर किए। फोर्थ देखिए, NaCl और Na2S को कंपेयर करते हैं, NaCl और Na2S को कंपेयर करते हैं। तो देखो इस पे चार्ज है 1:1 और इस पे चार्ज है 1:2। जिस पे चार्ज ज्यादा है, सबसे पहले चार्ज ही देखते हैं, चार्ज सेम होगा तब साइज देखेंगे। पांचवा देखते हैं, BeO, MgO, CaO, SrO, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, BaO। अब देखो सब में चार्ज सेम है, 2:2। तो चार्ज से नहीं देख पाएंगे तो साइज से देखेंगे, साइज से देखेंगे। और जब साइज से देखेंगे तो जो सबसे छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो आप जानते हैं बेरिलियम 2+ की साइज मैग्नीशियम 2+ से छोटी होगी, तो ऑर्डर ये आएगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं? एक बच्चा बोल रहा है चार्ज कैसे लिया? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से चार्ज लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, मतलब 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, वहां से लिया। जैसे क्लोराइड आयन, नाम देखो ना बेटा, क्या है ये? देखो मैं दूसरे कलर से चार्ज लिख देता हूं इस पे, सॉरी, इस पे प्लस, ये क्या हो गया? इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, सब में इसमें ऐसा ही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से चार्ज लिया बेटा। हाँ, अब प्रतुल सर ने भी बता दिया था, तो ये और अच्छी बात है। इंटर आयनिक डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड की जो बात करते हैं ना, जनरली आयनिक बॉन्ड लेंथ कर सकते हो, जनरली बॉन्ड की बात कोवेलेंट बॉन्ड में करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात बॉन्ड लेंथ बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, और आयनिक बॉन्ड में बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। Na2O और NaF में इस साइज में डिफरेंस आएगा क्या सर? हाँ, साइज में डिफरेंस आएगा Na2O और NaF में,
लेकिन साइज हम तब देखेंगे जब चार्ज सेम होगा। साइज हम तब देखेंगे जब चार्ज सेम होगा। फालतू फालतू मत पूछो जब कार्बन पीरियड में भी सेम होगा क्या होगा। हाँ, कार्बाइड अगर होगा तो सारा कार्बाइड सेम ही होगा ना साइज। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इसे आप बनाइए प्लीज। आपके पास पेज और कॉपी होगा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको बनाइए। NaCl और KCl को आपको अरेंज करना है, NaCl और KCl को। तो इसे बनाएंगे तो कैसे देखेंगे? चार्ज देखेंगे, साइज देखेंगे। तो चार्ज तो सेम ही है, साइज देखेंगे। Na प्लस और K प्लस में Na प्लस छोटा है तो ये आएगा NaCl ग्रेटर देन KCl। NaCl और MgO में क्या देखेंगे? इसमें क्या देखे? तो इसमें हम देखे साइज। NaCl और MgO में क्या होगा? आप बताओ ना, मैं आपको चैटिंग ऑन कर देता हूं, आप बताओगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप NaCl और MgO में किसका ज्यादा होगा? MgO का ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो NaCl और MgO में MgO का ज्यादा होगा। क्या देखें? तो चार्ज देखें। चार्ज कैसे देखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं। Al2O3 MgO और Na2O में देखो, इसमें होगा 3×2, इसमें होगा 2×2, इसमें होगा 1×2। 6 सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा होगा Al2O3, उसके बाद होगा MgO, उसके बाद होगा Na2O। क्या देखें? चार्ज देखें। BeF2 और BeO में, तो B में चार्ज होता है 2, 2×1 और 2×2। BeO का ज्यादा होगा, सो BeF2 का कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर देते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कर देते हैं। तो BeF2 में जो साइज होगा वो लैटिस एनर्जी होगा BeF2 में, वो कम होगा। तो BeF2 का कम होगा और BeO का ज्यादा होगा। क्या देखा? चार्ज देखा। नहीं, मैंने ऊपर क्वेश्चन में चेंज कर दिया ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहला वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर है, दूसरा वाला डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तीसरा वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर है, चौथा वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर है। LiH, NaH और KH। तो Li प्लस सबसे छोटा है, साइज देखेंगे उसकी बड़ा होगा। LiH, NaH, KH। क्या देखा? साइज। NaF, MgF2, AlF3। चार्ज देखेंगे, क्लियर है। NaF का सबसे कम, MgF2 का ज्यादा और AlF3 का और ज्यादा। चार्ज देखा। LiF, Li2O, Li3N। चार्ज देखेंगे, LiF का सबसे कम, Li2O का उससे ज्यादा और Li3N का उससे भी ज्यादा। चार्ज देखा। N नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड पे 3 नेगेटिव होता है। NaCl, NaBr ये किया हुआ है, तो NaF का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद NaCl, उसके बाद NaBr, उसके बाद NaI। क्या देखा हमने? क्या देखा? तो हमने देखा साइज। MgF2, MgO, MgF2, MgO, Mg3N2। चार्ज देख लीजिए। तो
Mg3n2 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद MgO, उसके बाद MgF2। चार्ज देखा हमने। टू इंटू वन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। इसमें देखिए सिल्क स्कैंडियम नाइट्राइड 3 इंटू 3, टाइटेनियम कार्बाइड 4 इंटू 4, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2। तो सबसे ज्यादा होगा टाइटेनियम कार्बाइड का, TiC। इसके बाद स्कैंडियम नाइट्राइड का, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड का। क्या देखा हमने? चार्ज देखा। आई होप कि आपको अब तक सारा समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला कैसे? फोर्थ वाला देखो ना बेटा, क्या दिक्कत हो रही है। फोर्थ वाला में BeF2 है और BeO है। तो BeF2 कौन से आयन से बना है? Be2 प्लस से बना है और 2F माइनस से बना है। BeO कौन से आयन से बना है? Be2 प्लस से बना है और O2 माइनस से बना है। तो इसमें चार्ज हो गया 2 इंटू 1 और इसमें चार्ज हो गया 2 इंटू 2। 4 आया यहाँ पे और यहाँ पे 2 आया, तो BeO का ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना पड़ता है बेटा, इतना तो याद रखोगे ना कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, हाइड्राइड में -1 होता है। ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। 3 एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पेरोक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है, फ्लोराइड में +1 +2 होता है। अल्कली मेटल तब नहीं कर पाएंगे। मुदित का एक सवाल है कि जब चार्ज सेम हो और सेम ग्रुप का नहीं हो, या हम साइज का आइडिया नहीं लगा पाते हैं। अगर आप चार्ज सेम हो और साइज का आइडिया नहीं लगा पाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो साइज पहले समझना पड़ेगा कि किसका साइज बड़ा छोटा है। सेम ग्रुप का नहीं होने पर भी हम साइज तो पता कर ही सकते हैं, क्योंकि साइज में बहुत कुछ पढ़ा है आपने पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे बेटा, अभी तो इतना देखो कितना पॉइंट याद रखो। ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप NaCl में कैसे है, चार्ज कैसे है, कैसे याद रखते हैं? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ाएंगे बेटा, आप ये मत लिखो कि ऑक्सीडेशन नंबर। आप NaCl के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिक्कत है? आप NaCl NaBr इतने छोटे छोटे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिक्कत है? 8वां क्लास में ये सब आयन शुरू हो जाता है, हाइड्राइड आयन, कार्बाइड आयन, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, है ना। तो देखो हम इतना लिख देते हैं, देखो हम इतना लिख देते हैं। इतना से काम चला लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवीडियम, सीजियम होगा तो +1 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रंसियम, बेरियम, जिंक होगा तो +2 होगा। इतना से काम चला रहा हूं मैं, जितना लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का +1 होता है और H- हाइड्राइड का -1 होता है। ये हाइड्राइड है, ये ऑक्साइड है, ऐसा लिखो ना, ऑक्साइड है। हम ये वाला डिलीट ही कर देते हैं, ये वाला यूज नहीं आ रहा है। ये सल्फाइड है, सॉरी ये नाइट्राइड है। जितना यहाँ पे यूज हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं, सारा ही लिख दे रहा हूं। ये सल्फाइड है, क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है,
ये फ्लोराइड है। हम सारा ही लिख दे रहे हैं, चिंता मत करो। लो, इतना से सारा ही हो गया, एक बस छूटा हुआ है C4-, ये कार्बाइड है। इतना से सारा हो गया बेटा। ये सब होगा तो +1, ये सब होगा तो +2, और बाकी जो निगेटिव वाला है पूरा नाम लिखा हुआ है, तो उस पे जो निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है वही चार्ज है। हो गया ना सारा चार्ज, समझ में आ गया ना? हाँ, 8 क्लास में था बेटा, 8 क्लास में था, पहली बार 8 में आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना? तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अरे मैं विमल कुमार ही हूँ दोस्त। कर आप विमल सर नहीं लग रहे। सेविंग वेविंग कर लिया हूँ इसीलिए नहीं लग रहा। हाँ, 15 मिनट है बेटा, पढ़ा दूं क्या? कह रहा भी है 15 मिनट, ठीक है पढ़ा देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे ये हो गया था बेटा, मुझे कोविड हो गया था और बहुत बुरी तरह हो गया था। अभी घर से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहन रहा हूँ। अब मैं आपका नो वन कर दिया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अभी 15 मिनट है, तो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से समझिए। इट इज change in enthalpy when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements in their natural standard state। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा HF से। डेल्टा H वही हीट एक्सचेंज हुआ, और F स्टैंड फॉर फॉर्मेशन। देखिए कैसे डिफाइन किया, इट इज चेंज इन एंथैल्पी मींस हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड बनाना है, तो 1 मोल मान लो NaCl सॉलिड बनाना है, 1 मोल। डिलीट क्यों नहीं हो रहा? अब हो रहा है। एक मोल मान लो कि कोई कंपाउंड बनाना है, तो मान लो कि NaCl बनाना है 1 मोल, तो कह रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 1 मोल कंपाउंड बनाना है, और किससे बनाना है? उसके एलिमेंट से बनाना है। ध्यान रखिए, आयन से नहीं, एलिमेंट से, और उस एलिमेंट का नेचुरल स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है। कहेगा सर नेचुरल स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? तो मुझे आप लिख के बताइए कि सोडियम क्या लगता है आपको, नेचर में सॉलिड होता होगा, लिक्विड होता होगा, या गैस होता होगा, या आयन होता होगा? सोडियम नेचर में कैसे रहता होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस या आयन? आप लिख के बताइए मुझे। सॉलिड, वेरी गुड। तो सोडियम को सॉलिड लिखेंगे, वेरी गुड।
क्लोरीन नेचर में कैसे रहता होगा, लिक्विड या गैस? गैस, वेरी गुड। बट Cl गैस नहीं लिखेंगे बेटा, Cl2 के फॉर्म में रहता है क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। Cl गैस लिखेगा तो गलती हो जाएगा। एलिमेंट का नेचुरल स्टेट लेते हैं तो क्लोरीन नेचर में Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है, और हमें चूंकि एक ही मोल क्लोरीन एटम बनाना है तो यहाँ हाफ लगा देंगे, तो हाफ Cl2 लिखेंगे। Cl गैस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा, इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे बोलेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एक मोल कंपाउंड बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है, और एलिमेंट जिस नेचुरल स्टेट में रहता है उससे बनाना है। तो मुझे आप जल्दी से बताओ कि MgO का एक मोल बनाना है, MgO सॉलिड एक मोल, आप मुझे बताओ किससे किससे बनाओगे? Mg सॉलिड लेंगे, ठीक है, Mg सॉलिड लेंगे। एक बच्चा बोला Mg सॉलिड लेंगे, एकदम सही, Mg सॉलिड लेंगे। और क्या लेंगे? हाफ O2 गैस, वेरी गुड बेटा, हाफ O2 गैस लेंगे। ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में रहता है, इसके इंथैल्पी चेंज को बोलेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ MgO। मान लो बेटा मुझे Al2O3 बनाना है, Al2O3 सॉलिड बनाना है, एक मोल बनाना है, आप मुझे बताओ किससे बनाएंगे? Al2O3 किससे बनाएंगे? Al सॉलिड लेंगे, वेरी गुड, 2 Al लेंगे सॉलिड, क्योंकि एक मोल बनाना है तो 2 मोल अल्युमिनियम सॉलिड लेंगे। और ऑक्सीजन O2 ही लेते हैं, O2 ही लेंगे, ऑक्सीजन O2 लेंगे, और 3 ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा HF, इसे बोलेंगे Al2O3। मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? यस नो? फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं बेटा, फिर से सुनो, फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो एक मोल कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, किससे बनाते हैं? तो उसके एलिमेंट से बनाते हैं, और एलिमेंट के बारे में सोचते हैं कि नेचर में किस फॉर्म में रहता है, उसी फॉर्म में बनाते हैं। डेल्टा H फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी किसी का नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा HF में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा HF में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि किस कंपाउंड का बनाए हैं। अब जरा सा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 का आंसर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल 2 का आंसर बता दीजिए। Which of the following represents enthalpy of formation? ए सही है या गलत है? पहले ए पे बात करो, एक करेक्ट है या रॉन्ग है? गलत है, वेरी गुड, ए गलत है, ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आयन है। ये गलती है और ये गलती है। बी सही है या गलत है? बी भी गलत है, एक बच्चा लिखा है बी भी गलत है, वेरी गुड बेटा, बी भी गलत है, क्योंकि O गैस से बना रहे हैं, O2 से बनाना था, हाफ O2 लेना था, तो बी में गलती है, O गैस, जहां गलती है वहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं। सी भी गलत है, क्योंकि 2 गलती है सी में, एक क्लोरीन गैस लेना था, लिक्विड लिया हुआ है, दूसरा 1 मोल बनाना था, 2 मोल बना रहे हैं, तो सी भी गलत है। आंसर है डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया नहीं आया? कुछ बच्चों ने सही बताया था, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं घर से क्लास ले रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा समझने में अभी टाइम लग रहा है, सेटिंग वगैरह, तो पहला क्लास था इसलिए दिक्कत हुई थी थोड़ी सी।
सो क्लास ओवर हो गया। मैं आपको थोड़ी देर में 2-3 मिनट में अपलोड कर दूंगा अभी, और व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा इस बार। क्लास ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में मैं भेज पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, एक्सेप्शन में लैटिस एनर्जी भी एक्सेप्शन शो करेगा, तो सारे को इसीलिए तो कंपेयर नहीं कर सकते बेटा। आगे थर्मोकेमिस्ट्री में सारे एलिमेंट का नेचुरल स्टेट बता दूंगा। ऐसे अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, क्लोरीन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, ब्रोमीन लिक्विड लेते हैं, आयोडीन सॉलिड लेते हैं, कार्बन का ग्रेफाइट लेते हैं, मरकरी का लिक्विड लेते हैं, सल्फर का रोम्बिक सल्फर लेते हैं, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता लग जाएगा। ये सब एक्सेप्शनल था। टीन में व्हाइट टीन लेते हैं, ये सब एक्सेप्शन था, मैं बोल दिया। हाँ, ये सब बॉर्न-हैबर साइकिल का भूमिका बांध रहा हूँ। आगे मैं बॉर्न-हैबर साइकिल बताऊं। मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया, मुझे बताइए आप मटेरियल अपलोड हुआ या नहीं हुआ। हाँ, मेरे पास जेडीली का पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा। हो गया, वेरी गुड। मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बच्चे का मुझे दिख रहा है मैसेज, इन केस ऑफ एक्सेप्शन इन साइज डू लैटिस एंथैल्पी विल आल्सो शो एक्सेप्शन। यस, दे विल आल्सो शो एक्सेप्शन। सर, सारे एलिमेंट का तो नेचुरल स्टेट नहीं पता है। नेचुरल स्टेट में सारे एलिमेंट का बता दूंगा। कहो, अभी तो आप बता नहीं सकते, अब तो मैंने भेज दिया आपको हैंड आउट। सारे एलिमेंट्स का नेचुरल स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स में कल अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, नेचुरल स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स। हाँ, अब मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ना मैं टोटल 20 डेज बीमार रहा। उसमें 3 दिन तो ऐसा लगा बेटा मुझे कि मैं मर ही जाऊंगा। 3 दिन तो इतना टेंशन हुआ मत पूछो। टोटल 20 डेज बीमार रहा हूं, जिसमें 9 डेज फीवर था, और 5 दिन के बाद जब मेरा फीवर नहीं खत्म हुआ तो मुझे लगने लगा मैं कहीं मेरा डेथ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भी लगने लगा। आप सब अच्छे रहो। मैं ये भी चाहता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक बहुत सबके परिवार से कोई ना कोई मर ही गया है, ऐसा सिचुएशन आ गया है। सरकारी डाटा कुछ भी बोले, हम तो चारों लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरा दोनों बेटा, चारों लोग हम लोग ये थे, पॉजिटिव थे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जो आप रिकैप की बात कर रहे हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी और ये सब, ये जो रिकैप है ये आपके डाउट क्लास में हो जाएंगे।
कौन सा बैच है आपका? एक डाउट क्लास लगता है, और इस बैच का भी मैं एक डाउट क्लास लेता हूँ अलग से व्हाट्सएप पे, जूम पे, इस वाले पे नहीं। हाँ, TP/1, हाँ TP/1, TR/1 जो सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनका मैं एक अलग से डाउट क्लास लूंगा। उस डाउट क्लास में पूछना तो मैं ब्रशअप कर दूंगा। हाँ ओके, आप सब रिकवर हो गए, कुछ लोग, आप लोग भी पॉजिटिव थे तो आप लोग रिकवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। बट हमें थोड़ा ज्यादा, ऑक्सीजन लेवल मेरा 88 तक चला गया था, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा परेशानी हो गई। नहीं, लैटिस एनर्जी में एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है बेटा। मैंने होमवर्क, अच्छा हाँ, होमवर्क में एक चीज बताओ, आपका रेस कितने नंबर तक रेस हो चुका है आपका? कितने नंबर तक? 11 तक हो चुका है। डिस्कस कहाँ तक हुआ है? रेस डिस्कस कहाँ तक हुआ है? 9 तक, हाँ 9 तक। तो 9 तक डिस्कस हुआ है, तो अगली क्लास में रेस नंबर 10 डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में रेस नंबर 10 डिस्कस करूंगा। हाँ, अगली क्लास में रेस नंबर 10 डिस्कस करूंगा। सो बाय एवरीवन बेटा, आई होप कि आप सब फाइन हो गए। बाय एवरीवन। बेटा मैं 10 किलोमीटर, आज तो आप संडे को रन करते थे, मैं पिछले 6 महीने से 10 किलोमीटर डेली रन करता था। रन नहीं, ये जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, फास्ट वॉकिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। 10 किलोमीटर में करता था, 2 घंटे लगते थे मुझे। बट इम्यूनिटी का कुछ नहीं है यार, इम्यूनिटी इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, खाने पीने और इतने से ही नहीं डिपेंड करता, इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, नहीं कर सकते। कितना वायरस, मुझे तो वैक्सीन लेने के 1 महीने बाद हो गया। मैं तो वैक्सीन ले चुका था, लेने के 1 महीने बाद हो गया। वी लव यू टू, आई लव यू टू। वी लव यू सर लिखा है, आई लव यू टू। मृगेश सर आयरन मैन है जी। आयरन मैन की बात अलग है। आप फाइन है बेटा, आप वेरी फाइन, ऑलमोस्ट रिकवर हो गए। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।